हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। इकोनॉमिक्स क्लास 12 बात करेंगे आज के इस वीडियो में सैम्पल पेपर और सॉल्व करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सैम्पल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा इशू करा गया है। बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बात करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल मैनर में और किस क्वेश्चन को करते वक्त आपकी आइडियोलॉजी, आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए, बात करेंगे आज इस बारे में। आप हैं मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गए हैं क्या, एमसीक्यू आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हमारा, ठीक है। जबकि जो हमारा सेक्शन बी रहेगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है, ताकि वीडियो छोटी से छोटी रखी जाए और आपको बेस्ट से बेस्ट डिटेल एक्सप्लेन कर पाए। तो डेवलपमेंट के लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको बाद में यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम्स दैट। कंजम्पशन फंक्शन इस बात को एज्यूम करके चलता है कि कंजम्पशन चेंज होता है कांस्टेंट रेट पे। बिल्कुल बात सही है यार। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू सी बार प्लस वी वाई, ठीक है। उसमें बी की वैल्यू हमारी एमपीसी फिक्स होती है हमेशा, इसीलिए कंजम्पशन फंक्शन में जो चेंज आता है वो भी कांस्टेंट रेट पर ही चेंज आता है। बिल्कुल ठीक बात करिए, बिल्कुल लॉजिकल बात है। आई एम एग्री विद दिस, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है ऑटोनोमस कंजम्पशन इज अ रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन रेशियो होती है कंजम्पशन और इनकम की, नहीं एपीसी रेशियो होती है कंजम्पशन इनकम की। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो थोड़ी ना होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो वो कंजम्पशन है जो तब भी प्रेजेंट होगा जब हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होंगे। वो एक मैंडेटरी कंजम्पशन है जो कि हर इंसान को करना ही करना है, भले ही उसका इनकम हो ना हो, कुछ भी हो, वो करेगा। दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन का जिक्र नहीं कर रखा है, तो इसका ना स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, 2 फॉल्स है। तो कौन से वाला है, कौन से वाला आंसर? ए वाला आंसर, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ क्लोज इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड नहीं है मेरे भाई, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, हम बाहर वालों से बात ही नहीं करते। क्लोज इकोनॉमी के अंदर यही होता है कि हम फॉरेन वालों से ट्रेड नहीं करते मतलब नहीं करते, ठीक है। आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर हम लोग फॉरेन से कोई ट्रेड ही नहीं कर पा रहे, इट मींस हमारी जो एनएफआईए होगी, एनएफआईए दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। और अगर एनएफआईए जीरो होती है तो कौन सी सिचुएशन ट्रू है? क्या ऐसी सिचुएशन में जीडीपी जीएनपी बराबर होंगे? जीडीपी बड़ा होगा जीएनपी से, जीडीपी छोटा होगा जीएनपी से, जीडीपी जीएनपी मिला के जीरो होगा? नहीं, सिंपल इसका आंसर है जीडीपी और जीएनपी बराबर होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीडीपी को जीएनपी में चेंज करने के लिए मैं एनएफआईए ही ऐड करता हूं, और अगर एनएफआईए की वैल्यू जीरो हो जाती है बच्चों, तो आपको पता है जीडीपी की वैल्यू और जीएनपी वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो और सबसे अच्छी बात यह है, अगर हम फॉरेन ट्रेड करते ही नहीं है तो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर ही तो होगा, क्योंकि फॉरेन के साथ तो हमने कोई ट्रेड ही नहीं करा। हमारी डोमेस्टिक इनकम और हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम हो जाएगी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। क्वेश्चन 3 हमारे सामने आ गया, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। इन चार में से किसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? एमपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, एमपीएस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, इनकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, ऑब्वियसली बात है, एपीसी इसका करेक्ट आंसर है हमारा, क्या? सो एपीसी का करेक्ट आंसर। एपीएस की वैल्यू आपकी नेगेटिव में हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती बिल्कुल भी। एपीसी की बात करूं तो एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है। कब होता है 1 से बड़ा? जब आपका कंजम्पशन इनकम से बड़ा होगा, तब एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट डेटेड 29 दिसंबर 2022, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, भाई बोरोइंग्स पे ध्यान दे, ठीक है, टू इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो। आउटफ्लो समझते हैं, इसका मतलब है पैसा बाहर जा रहा है। बोरोइंग्स, पैसा बाहर जा रहा है, ऑफ यूएस डॉलर 0.4 बिलियन इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2022-23, ठीक है भाई। पैसा तो पहली बात जा रहा है बाहर। बोरोइंग्स हमारा आपको पता है कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है। तो जो भी करंट अकाउंट वाले ऑप्शन है सबसे पहले वो कट कर देते हैं। करंट अकाउंट वाला ऑप्शन कट, करंट अकाउंट वाला ऑप्शन कट। चलो जी, 2 ऑप्शन तो कट हो गए। बस अब कैपिटल में देखो, डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। आउटफ्लो है, जितने भी आउटफ्लो होते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने आउटफ्लो होते हैं वो सबके सब डेबिट साइड में नोट होते हैं। किस साइड में? डेबिट साइड में। तो आउटफ्लो हमारा किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में। इसका मतलब सही आंसर क्या है? कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे।
इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट से इसी टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस का। क्वेश्चन 5, द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सबकी वैल्यू को मैं मनी की टर्म में फिक्स कर सकता हूं। ये कौन सा फंक्शन है मनी का? ओके, सारे गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को हम मनी की टर्म में नोट कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम होता है मेजर ऑफ वैल्यू। हमने ये पॉइंट पढ़ा बहुत अच्छे से कि ऑल द गुड्स एंड सर्विस कैन बी इजीली एक्सप्रेस्ड एंड मेजर्ड इन द वैल्यू ऑफ मनी। ये हमने पॉइंट पढ़ रखा है, बहुत अच्छा फंक्शन है मनी का। अब इसमें ढूंढना मेजर ऑफ वैल्यू वाला कौन सा फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ ये है। अब आप कहेंगे सर मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। हाँ जी, मेजर ऑफ वैल्यू को यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं। और यही क्वेश्चन बोर्ड बहुत बार पूछता है कि वाई मनी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ अकाउंट। तो इसमें कोई और पॉइंट एक्सप्लेन नहीं होगा, इसमें मेजर ऑफ वैल्यू वाला पॉइंट ही एक्सप्लेन करना है। ये पॉइंट कहता है मनी एक कॉमन मेजर है जिसमें हर एक गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि मनी कॉमन पैरामीटर है जिसमें हर गुड्स की वैल्यू को हम मेजर कर पा रहे हैं, इसलिए उसमें या मनी की टर्म में हर चीज की वैल्यू को रिकॉर्ड कर पाना फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इजी हो जाता है। इसलिए मनी को हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। नहीं तो आप ये सोचो कि क्लॉथ को मीटर में रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में, ठीक है, उसके बाद शुगर को किलोग्राम में रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में, गोल्ड को ग्राम में रिकॉर्ड करना अकाउंट्स में, टोटल कैसे करता है यार, में बड़ी दिक्कत आती। इसने थोड़ा सिंपल कर दिया, हर चीज की वैल्यू फिक्स कर दी किसमें, मनी में, ताकि हम उसको आसानी से नोट कर पाए। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5 हमारा हो चुका है। ओके, ओहो क्या बात है, एक राउंड सा आ गया यार। डिपॉजिट है, लोन है, रिजर्व रेशो है, हाँ मजा आएगा। चलो फिल करते हैं इसको। चलिए 1000 का डिपॉजिट था, 80% लोन दे दिया, 20% रिजर्व रेशो में आ गया। जितना लोन दूंगा उतना पैसा वापस आ गया 80%। भाई 800 का 80% कितना हो गया, 640। बचा कुछ 160 होगा रिजर्व रेशो में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करा अपना। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला उसकी जगह 640 आएगा। अब ऐसा ऑप्शन जिसमें 640 नहीं है वो काट दो, ये वाला, सॉरी 960 वाला ऑप्शन हम कट कर रहे हैं आपको, आप नहीं हो आंसर बिल्कुल भी, आप जाओ। चलो जी, बाकी सब में 640 है यार। चलो आगे करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ टेबल का एक काम करते हैं, फिल कर लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। डिपॉजिट का टोटल, लोन का टोटल, रिजर्व रेशो का टोटल कैसे पता चलता है, फॉर्मूला लगेगा भाई। क्या फॉर्मूला है इसका, देखो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/LRR या 1/RR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। LRR की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 20% है, परसेंटेज का साइन हटा के इंटू 100 हो गया, और इनिशियल डिपॉजिट आपको दे रखा है कितने रुपए, जितने से शुरुआत होती है हमारी क्वेश्चन की, कितनी, 1000। चलो फटाफट यहाँ पे फिल कर लेते हैं, कितना आएगा भाई, 0 से 0 कट, 5 इंटू 1000 कितना आ गया, 5000। इसका मतलब है यहाँ पर आने वाला पूरे 5000, 80% 5000 का 4000 यहाँ, और 20% मतलब 1000 यहाँ। तो इसका मतलब है आंसर है 640 541, 640 541, 640 5000 4000 1000। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ध्यान रख के चलेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रख के चलेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, इजी हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे तो मजा आ जाएगा बिल्कुल यार, मजा आना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आराम से एक बार सोचिए कि ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग डैश एंड डैश फंक्शन। ओके, सोचो एक बार कि कौन सी दो चीजें हैं जिसको ऐड कर कर मैं बहुत इजीली, आई रिपीट बहुत इजीली निकाल सकता हूं, किसको, एग्रीगेट डिमांड को। सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट एक बारी, क्या है इसका सही आंसर, एक बार सोचिए जल्दी जल्दी। चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। आपको पता है कि एग्रीगेट डिमांड दो चीजों का सम होता है, ठीक है, जिसमें पहली चीज का नाम है कंजम्पशन और दूसरी चीज का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्हीं को ग्राफिकली, इन्हीं को वर्टिकली ऐड कर करके मैं कभी ग्राफ बना लेता हूं, कभी शेड्यूल बना लेता हूं। ऐड ही दोनों ही होंगी, कुछ और तो ऐड होने वाला नहीं। तो किन किन को ऐड करता हूं, कंजम्पशन को और इन्वेस्टमेंट को। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन 8 फटाफट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट में अफेक्ट द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनमें से कौन सा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को अफेक्ट करेगा, डिमांड को, सिर्फ डिमांड। पहला, इंपोर्ट ऑफ विजिबल, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल, रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड। देखो सबसे पहले डिमांड को अफेक्ट करने वाला इंपोर्ट। जब भी आप इंपोर्ट करते हैं आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ती है, तभी तो फॉरेन से माल आएगा, नहीं तो माल नहीं आ सकता, गुड्स आ ही नहीं सकते बिल्कुल भी। एक्सपोर्ट से सप्लाई होती है, एक्सपोर्ट सप्लाई का सोर्स है,
आई रिपीट, एक्सपोर्ट किसका सोर्स है? सप्लाई का, डिमांड का नहीं है। रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, हमारे इंडिया के लोग फॉरेन में जब काम करते हैं और हमें पैसा भेजते हैं, ये भी हमारे लिए किसका सोर्स है? सप्लाई का। ये डिमांड का सोर्स नहीं है, किसका सोर्स है? सप्लाई का। और परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड, अगर आप फॉरेन में एसेट खरीदते हैं, आई रिपीट, अगर आप फॉरेन में एसेट खरीदना चाहते हैं, कोई फैक्ट्री खरीदना चाहते हैं, कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी। इसलिए आपको फॉरेन करेंसी की डिमांड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट ऑल्टरनेटिव है। डिमांड को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट और फोर्थ है, ध्यान रखेंगे। और अगर सप्लाई वाला होता तो हमारा सेकंड और थर्ड हो जाता, इस बात को ध्यान रखे चलते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, सेविंग फंक्शन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होगा। आई रिपीट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा गया। कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम लेवल निकाल लेते हैं यार। एस और आई तो मेरे पास है, चलो यहां सॉल्व करता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इक्विलिब्रियम लेवल पर S इक्वल्स टू आई होता है, आप लोग जानते हैं इस बात को, यू नो वेरी वेल। ठीक है, हमारे पास सेविंग की इक्वेशन है, आपके सामने है, -60 + 0.1y, -60 + 0.1y इक्वल्स टू आई की वैल्यू कितनी है आपके सामने? 4000। -60 उठा के प्लस हो गया, 0.1y इक्वल्स टू प्लस हो गए 4060, और y की वैल्यू आ गई 4060 अपॉन ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 40600। इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना आने वाला है? 40,600 रहेगा हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। आई रिपीट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना रहेगा? 40600। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस में है ये। हाँ भाई है, ये रहा यार ऑप्शन नंबर सी, बस यही करेक्ट आंसर है, ध्यान रख के चलेंगे। अगला, इस चार्ट को फिल करना है, आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल काउंट करना, क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट आती है, बोरिंग्स आती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस मतलब चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी आती है, बिल्कुल आती है अपना। अभी जो इन्वेस्टमेंट है दो तरह की होती है, एक तो डायरेक्ट, दूसरी कौन सी है? क्या वो इंट्रास्ट रिसीवेबल लोन है, मल्टीनेशनल या मल्टीलेटरल लोन है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एड है? तो इसका सही आंसर है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये दो तरह की इन्वेस्टमेंट है जो फॉरेन वाले हमारे यहाँ करते हैं, एक डायरेक्ट होती है और एक होती है हमारी पोर्टफोलियो। फर्क क्या है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में करी जाती है, सोच समझ के करी जाती है। फॉरेन वाले हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करते हैं यार, बहुत अच्छा खासा, और वो बहुत सोच समझ के अपना पोर्टफोलियो बना के कि किस किस सेक्टर में उन्हें लगता है इंडिया में स्कोप है, किस सेक्टर में तरक्की है, उस सेक्टर के अंदर बहुत पैसा लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जबकि जो हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्टली किसी भी कंपनी में करी जा सकती है, जो कंपनी वो खरीदते हैं या किसी कंपनी के ऑपरेशंस को वो रन करते हैं, उसके लिए वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइनली हमारे एमसीक्यू तो सारे हो चुके हैं, अब बात चलेगी हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की। देखते हैं क्या क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी फाइनेंस बाय कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ओके, करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए मुझे कैपिटल अकाउंट सरप्लस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये कहना चाह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए कैपिटल अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है। तो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले तो ये बताओ करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट वो सिचुएशन होती है, मैं आपको बताता हूँ, CAD कहते हैं हम, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, ये सिचुएशन है जिसमें करंट अकाउंट की, ठीक है, क्रेडिट साइड छोटी होती है करंट अकाउंट की डेबिट साइड से। ठीक है, ध्यान रखे चलना, जब करंट अकाउंट की डेबिट साइड, आउटफ्लो वाली साइड ज्यादा होगी और इनफ्लो वाली साइड कम होगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे इसको। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट का सहारा लेते हैं। आप लोगों ने ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस तो पढ़ा ही ऑलरेडी अच्छे से। जो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस है ना, वो कैपिटल अकाउंट की होती हैं और उनको यूज करा जाता है इसको बैलेंस करने के लिए। या फिर सिंपल भाषा में, जब करंट अकाउंट अपनी डेफिशिएंसी क्रिएट करता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कैपिटल अकाउंट का यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल बात सही है, यू शुड बी एग्री ऑन दिस। और रीजन में आप बता सकते हैं, पहले करंट अकाउंट डेफिसिट का मीनिंग बता देना, कैपिटल अकाउंट का मीनिंग बता देना, और कैसे बैलेंस करा जाता है, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस के थ्रू। आई रिपीट, इस आंसर के अंदर एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस का जिक्र होना बहुत जरूरी है। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस का अगर आप यूज कर लेते हैं इसके अंदर, मतलब जिक्र भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, 2-4 लाइन, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओ माय गॉड, देयर इज सम न्यूमेरिकल हियर। ओके, वी विल ट्राई इट। न्यूमेरिकल आपके सामने। ओके, आपको निकालनी है डोमेस्टिक इनकम। अरे डोमेस्टिक इनकम बहुत इजी है, फटाफट निकाल लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो, डोमेस्टिक इनकम के लिए ये सारा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो एक्सपेंडिचर मेथड का है। मैं सीरीज वाइज लिख जाता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले जीडीपी एमपी निकलता है, आपको पता है जीडीपी एमपी का फॉर्मूला
C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कुछ लोग PFC प्लस GFC प्लस GDCF प्लस एनी नेट एक्सपोर्ट इस नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए सबसे पहले C मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो नहीं दे रखा, उसकी जगह हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसी का पार्ट होता है। कितना है 600 रुपीज, 600 ले लिया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पहले ले लो। इन्वेस्टमेंट हमारी है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ये फिक्स्ड है। जब जब फिक्स गिवन होती है मुझे चेंज स्टॉक लेना पड़ता है, तो चेंज स्टॉक ले लिया मैंने, दोनों को मिलाऊंगा कितना है, एक तो 200 इन्वेस्टमेंट है और 40 हमारा चेंज स्टॉक है, वो लेना पड़ेगा क्योंकि फिक्स्ड वाली है, ले लिया जी। GFCE कितना दे रखा आपको 200 ले लिया GFC का, ठीक है। X माइनस है मतलब नेट एक्सपोर्ट कितने दे रखे हैं आपको, माइनस के 40 ले लिया। चलो जी चारों को प्लस कर लो फटाफट जल्दी, कितना आ रहा है यही लिख देंगे, टोटल कितना आ रहा है 600 200 800 840 1040 1040 मींस 40 गए पूरा 1000। फिलहाल GDP MP आया कितना 1000। मुझे इसको चेंज करना है कि इसमें डोमेस्टिक इनकम है, NDPFC में कर देते हैं चेंज। NDPFC का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, NDPFC इक्वल्स टू GDP MP माइनस डेप माइनस NIT। चलो जी GDP MP कितना है हमारा 1000, डेप कितना है, डेप ढूंढो, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना है 40, NIT ढूंढो, NIT दे रखा है कितना 120। चलो जल्दी जल्दी फटाफट माइनस करते हैं, 1000 में से 40 का और 120 का कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, आंसर आएगा इसका कितना 840। तो जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 840। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला हमारे पास मीनिंग लिखने हैं, 3 मीनिंग है एक एक नंबर के हिसाब से। एक्सटर्नलिटीज वो सारे फैक्टर्स हैं जो GDP की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू को कोई कंपनसेट नहीं करता। ये दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों का मीनिंग आप लिख सकते हैं लिखना चाहे तो। अगला ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का अगर मीनिंग पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे बता सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस सम होता है रेंट का, रॉयल्टी का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का। लो जी होगी डेफिनेशन कंप्लीट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेसिकली एंटरप्रेन्योरल इनकम होती है जो कि अर्न करी जाती है बिजनेस या कंपनीज के द्वारा, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा हमारा कंजम्पशन गुड्स है, ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूमर के द्वारा लिया जाता है, परचेज करा जाता है अपनी वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ऐसे गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं और इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, ठीक है, और उसमें आपको कहा कि हमने गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, आपका MPS 0.25 से 0.1 हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है इनकम में कितना इंक्रीज आएगा इस वजह से, ठीक है जी कोई बात नहीं। जब MPS में चेंज आ रहा है, MPS में चेंज क्या है, MPS 0.25 से 0.1 हो गई और आपसे पूछा जा रहा है इनकम में कितना चेंज आएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो चलिए पहले इसको रब कर देता हूं फटाफट, कर दिया रब। चलो अब स्पेस लेके चलते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ताकि इसको कर पाएं। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 2 पार्ट्स में करा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे करता हूँ मैं, ये कहना चाह रहा है आपका फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पार्ट दोनों करूँगा अपना। फर्स्ट पार्ट में आपको MPS दे रखा है 0.25 और सेकंड पार्ट में MPS आपको दे रखा है 0.1। सबसे पहले K की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। K का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, K इक्वल्स टू 1/MPS होता है, ठीक है, तो K के फॉर्मूला लगा के मैंने MPS की वैल्यू निकाल ली। K इक्वल्स टू 1/MPS, MPS कितना है आपका 1/0.25, वैल्यू आ गई कितनी 4। चलो जी तो K की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ऐसे ही मैंने यहाँ पे K की वैल्यू निकाली 1/0.1 करके, K की वैल्यू कितनी आ गई 10। आई जस्ट होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 1/0.1, ठीक है, ये आ गया आपका कितना 10 टाइम्स। चलो जी हो गया, K की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है कितना, पूरा 1000 करोड़ से। क्वेश्चन में आपको डेल्टा आई दे रखा है, ठीक है, 1000 करोड़ और आपसे पूछ रहे हैं डेल्टा वाई कितना होगा। इधर भी आपको ये दे रखा है, डेल्टा आई आपको दे रखा है कितना 1000 करोड़ और आपसे पूछा गया डेल्टा वाई कितना होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लगता है, आप लोग जानते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालने के लिए। उसी फॉर्मूले को यूज करा मैंने और कुछ नहीं करा और वैल्यू अपने आप आ जाएगी आपके सामने। मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख देता हूँ। 4 इक्वल्स टू डेल्टा वाई मुझे निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 1000। यहाँ से हमारा डेल्टा वाई आ गया कितना पूरा 4000, तो एक वैल्यू तो होगी 4000। इधर निकालूंगा
के की वैल्यू 10 दे रखी है आपको, डेल्टा वाई मुझे निकालना है और डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है 1000, यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई पूरे 10,000। तो भाई वैल्यू तो आ रही है यार, वैल्यू तो आ रही है। एक वैल्यू आई हमारी 4000 और एक वैल्यू हमारी कितनी 10,000। तो इसका मतलब है जब एमपीएस की वैल्यू फॉल होगी तो यहाँ पे इनकम में जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा आया है, और जहाँ पहले हमारी इनकम में चेंज आता सिर्फ 4000 का, एमपीएस के गिरने की वजह से अब इनकम में चेंज आ रहा है पूरे 10,000 का। बस यही इसका आउटकम है, यही आपको शो करना था। 4 मार्क्स आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन आपके सामने दे रखी है मैंने, आप देखना चाहें देख सकते हैं। अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारे से जो पूछा गया है यहाँ पर कि इन एन इकोनॉमी एक्सटेंड एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्सटेंड एग्रीगेट सप्लाई, एलैबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ द सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, क्वेश्चन है एक्सटेंड का मतलब प्लान्ड, ठीक है, प्लान्ड है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वाला और सब जानते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट डिमांड बड़ी है एग्रीगेट सप्लाई से, बस ये आंसर लिखना है। जब जब एग्रीगेट डिमांड बड़ी होती है एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, उस समय मार्केट में गुड्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है जबकि सप्लाई कम होती है। इसलिए जो इन्वेंट्री लेवल है, हर फर्म ने जो गुड्स बना रखे हैं, स्टॉक तैयार रखा है, वो स्टॉक अपने आप फॉल होना शुरू हो जाएगा क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्टॉक फॉल होगा, इन्वेंट्री लेवल फॉल हो जाएगा, ठीक है। उस फॉल होते हुए इन्वेंट्री लेवल को दोबारा से रेज करने के लिए, इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करना पड़ता है ना, रेज करने के लिए मुझे सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा आउटपुट बढ़ेगा। उस आउटपुट को बढ़ाने के लिए मुझे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और जब मैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाऊंगा तो अपने आप देश की इनकम भी बढ़ जाएगी। जितने ज़्यादा लोग रोजगार होंगे उतनी ज़्यादा देश की कमाई होगी। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। सो ये इसका आंसर है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस आंसर को, अपना अच्छे से लिख सकते हैं। 4 में से 4 नंबर मिल गए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगला, विद ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन आरबीआई मे प्रमोट द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट। ओके, कमर्शियल बैंक को कह रहा है अपने सारा पैसा मुझे दे दे। यहां पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है रिवर्स रेपो रेट की। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस मनी को आरबीआई को देता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो ये बात ठीक है, ये जो आरबीआई कर रहा है, क्या इसके पीछे रेशनल में इस रीजन क्या है? क्या ये रीजन ठीक है नहीं है? जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, आपसे पूछा गया अपना। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आप लोग जानते हैं कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है। जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो कमर्शियल बैंक को लगता है कि कमर्शियल बैंक को अपना सारा एक्स्ट्रा पैसा किसको दे देना चाहिए? आरबीआई को। क्यों? आरबीआई उसको बहुत अच्छा खासा ब्याज दे रहा है, बहुत बेनिफिशियरी रहता है ये। जब अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो आरबीआई के पास सारा पैसा आ जाएगा कमर्शियल बैंक से। कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा दे देगा आरबीआई को, और जब कमर्शियल बैंक अपना सारा पैसा आरबीआई को दे देगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ही नहीं बचेगा लोगों को लोन देने के लिए। जब लोगों को लोन ही नहीं देगा तो इन्फ्लेशन आने वाला नहीं है, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप लोगों ने सुना, ये वही वाला है हमारा। तो ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। जब तक कमर्शियल बैंक के पास पैसा है तब तक इन्फ्लेशन है। जिस दिन कमर्शियल बैंक हो गए खाली, उस दिन सारा का सारा इन्फ्लेशन अपने आप ही थम जाएगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो आप रिवर्स रेपो रेट इन्फ्लेशन के टाइम वाला बता देंगे, नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन। यार सबको पता है, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा, जो कि परफॉर्म करा जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। सो इसमें हमारे पास हमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में है इसमें आपको लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी बताना पड़ेगा, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी बताना पड़ेगा, और क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी बताना पड़ेगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है आपको कम से कम। और सुपरवाइजर कैसे हैं, 4 पॉइंट ही लिखने पड़ेंगे 4 मार्क्स लाने के लिए। डिटेल है बुक में, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है अपना। और अगर नहीं आता तो हमारी मनी इन बैंकिंग वाली चैप्टर की वीडियो देख लो, आपको सब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर आ गया एक न्यूमेरिकल। कैसे सॉल्व करें इस न्यूमेरिकल को? भाई न्यूमेरिकल आते जा रहे हैं और हमें थोड़ा थोड़ा परेशान भी करते जा रहे हैं। चलो करते हैं सॉल्व न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल में आपके सामने क्या है? फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। अगर फिस्कल निकल गया तो प्राइमरी तो 1 सेकंड का काम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं आपके सामने। ओह माय गॉड, काफ़ी है अपना यार। भाई कमाल की बात है, देखो फिस्कल डेफिसिट 3 नंबर का है, प्राइमरी वाला 2 नंबर का है, ठीक है। और प्राइमरी निकालने के लिए फिस्कल निकालना कंपलसरी है, बिना उसके निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। तो क्वेश्चन बहुत सोच समझ के इन्होंने बनाया है। बाद में फीचर 2 पब्लिक गुड्स के हैं, बाद में बता दूंगा। चलो शुरू करते हैं एक बारी। आपके सामने रिवेन्यू रिसीट है, रिवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं हमारे पास। तो कैसे करें? चलो मैं आपको फिस्कल डेफिसिट एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू रिवेन्यू डेफिसिट। नोट कर लेना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है शायद किसी ने ना बताया हो।
रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रख के चलना। ये फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से बना है जो कि आप नॉर्मली फिस्कल डेफिसिट का याद करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, उसी से ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिलहाल शॉर्ट में जल्दी जल्दी करते हैं इसको। तो रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू कितनी है दे रखी है, कितनी है 10, रख दी 10। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है 15, रख दिया 15। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कितनी है 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट 20 है तो ये कितनी रह जाएंगी 10, 50% माइनस 10। तो चलो फटाफट करो, 10 + 15 25 माइनस 10 कितना आ गया 15। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए मुझे फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना पड़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट की वैल्यू आपके सामने कितनी 4 रुपीज़ है, 15 - 4 कितना बचा 11। इसका मतलब ये आएगा हमारा कितना 11। तो ये आ गया हमारे आंसर। फॉर्मूलाज याद हैं, इन फॉर्मूलाज को डेप्थ में समझ रखा है तो दिक्कत नहीं आने वाली बिल्कुल भी। इसलिए जब पढ़ो अच्छे से पढ़ो, इन डेप्थ होके पढ़ो ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाओ। अगला पब्लिक गुड्स के 2 फीचर है। पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं सबसे पहले। पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लोगों की कलेक्टिव नीड्स को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लोगों की नीड्स को पूरा करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डिफेंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये सब हमारे होते हैं पब्लिक गुड्स। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पब्लिक गुड्स में आते हैं। इवन स्ट्रीट लाइट भी, हैंडपम्प भी जो लगे होते हैं ना गली वगैरह में। इसके फीचर अगर आप बहुत इन डेप्थ में जाएं और इसको सर्च करें तो पब्लिक गुड्स के 2 फीचर हमारे मेन है। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप याद रखना चाहें याद रख सकते हैं। 2 फीचर पब्लिक गुड्स के, सॉरी। एक हमारा इसका फीचर है नॉन एक्सक्लूडेबल और एक हमारा इसका फीचर है नॉन राइवलेरियस। ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है एक आधे वर्ड की इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। सो नॉन एक्सक्लूडेबल बताता है कि आप इन गुड्स को यूज करने से किसी इंसान को रोक नहीं सकते, सबके लिए है, सबके लिए बराबरी माने जाते हैं। और दूसरा नॉन राइवलस, इन गुड्स का कोई कंपटीशन नहीं होता बिल्कुल भी। सरकार इन्हें हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करती है और कोई भी प्राइवेट सेक्टर का इंसान इन गुड्स को चैलेंज नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ये वैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई इनको एक्सक्लूड भी नहीं कर पाएगा और कोई इनके राइवल में भी नहीं आ सकता। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। अगला इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का आप लोग जानते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव, जिन लोगों को ऊपर वाला पार्ट मुश्किल लगा वो नीचे वाला पार्ट अटेंड कर सकते हैं, सिंपल है अपना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, उसमें हम 2 तरह के बजट बनाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बजट बनाती है सरप्लस, डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट बजट बनाती है डेफिसिट। ठीक है, ऐसा इसलिए है। इन्फ्लेशन के टाइम पे सरप्लस बजट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट ज़्यादा रखेगी, खर्चे कम करेगी ताकि जितना इन्फ्लेशन है ना उसको सोक कर पाए। सारा अपने रिसीट्स बढ़ा के, टैक्स टुक्स बढ़ा के सारा एक्सेस मनी सोक लेगी, मतलब अपने पास मंगा लेगी। डिफ्लेशन के टाइम पे डेफिसिट बजट बना के सरकार अपने खर्चे ज़्यादा करती है, कमाई कम कर देती है। खर्चे ज़्यादा करके सरकार एक्चुअल में कुछ नहीं है, इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रीफाइनेंस करना चाह रही है, उसको फिलअप करना चाह रही है। इस तरीके का आंसर आप इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम आई है और फ्री मेडिसिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को मिल रही है। इसका नेचर गवर्नमेंट किस तरह का खर्चा है, देखिए आयुष्मान भारत स्कीम है, ये कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये किस तरह का खर्चा है, इससे लोगों की भलाई हो रही है। ये सब खर्चे गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों है बता देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए है क्योंकि ना तो इन खर्चों से सरकार के एसेट बढ़ रहे हैं, ना ही सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है। तो इस नेचर के सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और ये वैसे भी पब्लिक वेलफेयर के लिए करा जा रहा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी खर्चा करा जाता है वो सब का सब हमारा ज़्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। तो आप इसकी डिटेल लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन, हमारा सेक्शन भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। और आई जस्ट होप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ आपके कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा सोर्स प्रोत्साहन का, हमारे मोटिवेशन का वो आप हैं और आप ही हैं। और वो आपके कमेंट्स से पता चल जाएगा कि हाँ सर मज़ा आया वीडियो समझ के, अच्छे से आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर है क्वेश्चन को। तो वही अगर हम अपना टाइम लगा रहे हैं तो बस आपसे थोड़ा सा समय चाहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। हर क्लास के बच्चे तक आपकी ये वीडियो होनी चाहिए ताकि इकोनॉमिक्स में उसको कोई डाउट ना रहेगा। और हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट डेली बेसिस पर ला रहे हैं यार। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिविंग अ वैलिड रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। ओके, डोमेस्टिक इनकम निकालते हुए इनका क्या करना है। ओके, देखते हैं, चलिए फटाफट क्या है ये। पहला क्वेश्चन, पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। ओके, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, बेसिकली एनडीपीएफसी निकालनी है। आपको बताना है क्या होगा, पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। एक अमेरिका वाला बंदा इंडिया से गुड्स खरीद के जा रहा है बाहर, ठीक है, मतलब हमारा एक्सपोर्ट हो गए। क्या एक्सपोर्ट डोमेस्टिक इनकम में आते हैं? बिल्कुल आते हैं यार। जीडीपी एमपी निकालते हुए हम एक्सपोर्ट लेके चलते हैं, आपको पता ही है। जीडीपी एमपी में हमारे नेट एक्सपोर्ट आते हैं ना, तो जीडीपी एमपी में नेट एक्सपोर्ट आ रहे हैं, इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम में नेट एक्सपोर्ट आते हैं हमारे। तो जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो एक कंट्री के लिए सेल्स है, और जितनी भी सेल्स है वो सबके सब तीनों मेथड में आती है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। वो वैल्यू एडिड मेथड में भी आती है, एक्सपोर्ट उसमें भी लेते हैं। याद करो याद करो याद करो याद करो, सेल्स में जब जब डोमेस्टिक सेल गिवन होती है तब तब एक्सपोर्ट्स हमेशा लिए जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट तो आएगा। बाहर वाला इंसान हमारे यहाँ जो भी सामान खरीदता है हमारे लिए तो कमाई का जरिया, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही आ रहा है अपना, छोड़ने की जरूरत नहीं, जरूर लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन, नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुझे उन टोमेटोज की वैल्यू ही नहीं पता। ये जो पूजा जी है इन्होंने यही नहीं पता कि टमाटर कितने के थे, 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो, कितने टमाटर थे किचन गार्डन में, पता ही नहीं। उन टोमेटोज की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं। सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार ऐसी थोड़ी ना ज्यूम कर लेगी भाई पूजा जी ने अपने गार्डन में 50 रुपए के टमाटर उगाए, 500 के टमाटर उगाए, 5000 के टमाटर उगाए, पता ही नहीं किसी को। और जब तक पता ही नहीं तो मैं नेशनल इनकम वैल्यू काउंट करूँ कैसे? तो ये चीज़ें ऐसी हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, इनकी वैल्यू को काउंट नहीं करा जा सकता क्योंकि ये शौक से करी जाती हैं, ठीक है। तो हॉबीज के रूप में करी जा रही हैं, तो हॉबीज की वैल्यू को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उनसे रिलेटेड डेटा अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीन परचेज बाय फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, डू यू एग्री? नो। रीजन बताता हूं। अब ये फर्म है, ठीक है, अब ये नहीं पता फर्म कैसी है, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कहां लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वाली, इसने मशीन खरीदी, ठीक है, हो सकता है रीसेल पर्पस के लिए खरीदी हो। अब एक फर्म है, कोई भी फर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, अगर उसने कोई भी मशीनरी रीसेल के लिए खरीदी है तो वो कैपिटल गुड थोड़ी ना होगी यार। कैपिटल गुड तो तभी बनेगी जब वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में इंडल्ज होगी, प्रोडक्शन की एक्टिविटी में यूज होगी, उससे प्रोडक्शन होगा। तो अगर रीसेल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो ये नहीं हो सकती। तो हमें पता ही नहीं जो फर्म है वो किस पर्पस से ले रही है। ये कह रहे हैं ऑलवेज कैपिटल गुड, जब जब मशीन खरीदेंगे कैपिटल गुड बन जाएगी। नहीं यार, हम तो वॉशिंग मशीन भी लेते हैं अपने घर के लिए, तो क्या वो कैपिटल गुड बन गई? नहीं यार, कैपिटल गुड थोड़ी ना, वो तो हमारे कंजम्पशन गुड्स है। तो हमेशा कैपिटल गुड नहीं होती, इस बात को ध्यान रखे चलेंगे। डिपेंड करता है उसका नेचर ऑफ यूजेज पे, इस बात को ध्यान रखे चलना आप लोगों को। सो फाइनली विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन let us end this video. I just hope you like the video and all the details which is provided by us is clear to you, ठीक है। So thank you very much and God bless you all। अच्छे से करिए ऐसे और बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। अगली वीडियो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर लेकर आपके लिए आएंगे बहुत जल्दी, बने रहिए।